फाइन। तो देखो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल्स में। पहला टॉपिक ये रहेगा कि 50 साल हो गया है तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइगर का। याद करो 1 अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी का सरकार है ना, और उस समय नींव रखा गया था ये प्रोजेक्ट टाइगर का। देखो कहने को तो ये है कि स्टूडेंट 20th सेंचुरी में टाइगर तो कितना ज़्यादा था है ना, 7,000 8,000 टाइगर पॉपुलेशन था उस समय। मैं घटते घटते बढ़ते बहुत कम हो गया, 1970 आते आते 3,000 हो गया, और फॉर्चुनेटली अभी जाके फिर 3,000 हम लोग गेन किए हैं। 2010 का पीटर्सबर्ग याद करो तुम लोग सम्मेलन रसिया का, उसमें कहा गया था कि 10 ईयर्स के अंदर हम डबल करेंगे। यस, वी हैव डन इट। 10 साल भी नहीं लगा, उससे पहले हम लोगों ने करके दिखाया है। और अभी मोदी जी का तस्वीर जो वायरल हो रहा था टाइगर से रिलेटेड ही था तुम्हारा, और टाइगर के लिए हमने बहुत मेहनत किया है स्टूडेंट। तो वही रिलेटेड है कि टाइगर 50 ईयर्स हो गए है उसका क्रिटिकल अप्राइजल। उसके बाद देखेंगे फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023। हाँ, एक फॉरेस्ट बिल था 1980 का, कंजर्वेशन फॉरेस्ट बिल करके समथिंग था, वो बताए थे तुम लोग को इकोलॉजी में। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तुम्हारा एक एक्ट था। बट अभी जो नया एक्ट आ रहा है उसमें इन्वायरमेंटलिस्ट लोग जो है वो कंसर्न जता रहे कि गलत है, इसके वजह से बहुत फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो समझेंगे इस चीज़ को, बहुत ही व्यापक में समझने वाला टॉपिक है ये, समझे। और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि अभी जस्ट प्रपोजल हुआ है, तो ये इस बार का 2023 के मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा इसको। 1 2 3 देखो, हर समय बात होता है ओल्ड पेंशन स्कीम्स और न्यू पेंशन स्कीम का। तो ये एडिटोरियल तुमको बहुत ही मदद करेगा टोटल ओवरऑल समझने में। बहुत खूबसूरत एडिटोरियल और बहुत आसान भाषा में समझाया गया है एडिटोरियल से, ठीक है। तो मैं इसका एक एक पॉइंट बताऊंगा तुम लोग को, एक एक पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और क्योंकि हम लोग का कोहर्ट सेशन में एक सवाल भी था ये, तो कि वहाँ से मैच कर जाएगा, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे समझाऊंगा। एंड लास्ट वन देखो, राजस्थान से रिलेटेड है, राइट टू हेल्थ एक्ट। अब राजस्थान में ये राइट टू हेल्थ एक्ट पास हुआ, इससे राजस्थान वाले लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब देखो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे डॉक्टर का, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे, सरकार ने क्या ट्वीक किया अपने एक्ट में, वो सभी चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 एडिटोरियल्स करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं 121 50 ईयर्स फॉर प्रोजेक्ट टाइगर, एक क्रिटिकल अप्राइजल। तो जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये आया था तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 अप्रैल को। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अलायंस है, ये प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है अभी फिलहाल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग फैट अलायंस, ठीक है, ताकि हमारा जो 50 साल हुआ है उसको कॉमेरेट करने के लिए, उसका है ना, उसको बताने के लिए कि यस वी हैव कंटिन्यूड आवर पॉलिसी ऑफ ऑन टाइगर फॉर 50 ईयर्स। तो 50 साल का जो हमारा कंप्लीट हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का लॉन्च किया है। और कहीं ना कहीं एक सबसे सक्सेसफुल स्टोरीज है कि कैसे टाइगर को बचाया जा सकता है, क्योंकि हमने 50 ईयर्स में वो करके दिखाया है। 1 अप्रैल 1973 में हम लेके आए थे, करेक्ट। अब देखो ये जो नया एफर्ट है, इसमें जो वर्ल्ड का 7 मेजर कैट्स, दुनिया में जो कैट प्रजाति में कहता हूँ, कैट समझ रहे हो ना, कैट का ही प्रजाति है, टाइगर लियोपार्ड जितने भी है। तो जो 7 प्रजाति है, टाइगर हो, लायन हो, लियोपार्ड हो, स्नो लियोपार्ड हो, चीता हो, पूमा हो, जगुआर हो, ठीक है, ये सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि सबका कंजर्वेशन के लिए काम हो रहा है। और जहाँ तक सवाल है टाइगर का, तो टाइगर तो भारत में बहुत अच्छा काम हुआ है टाइगर के ऊपर इंडिया में, और वर्ल्ड में 70% टाइगर भारत में ही रहता है। तो इस पे तो भारत को क्रेडिट मिलना चाहिए, समझ गए। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है स्टूडेंट कि इंडिया का जो पॉलिसी है वो बिल्कुल हम इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी को लेकर नहीं चलते हैं, हम इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी नहीं देखते हैं, हम दोनों को इंटरलिंक करके चलते हैं। बात समझे, दोनों को इंटरलिंक करके चलते हैं। यदि हम इकोलॉजी को बचाएंगे तो इकोनॉमी अपने आप बच जाएगा हमारा। और भारत का शुरू से ही आदत रहा है, भारत ने कभी भी इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, हम इकोलॉजी पे ही फोकस करके इकोनॉमी को अर्जित किए हैं, पाए हैं। वही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमारा इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी का डिबेट नहीं है,
हम दोनों को लेके चलते हैं। आगे देखो तो इसमें तुमको साफ साफ देखने को मिल जाएगा फिगर में कि 2006 में हमारा लगभग 1400 टाइगर था। वहाँ पे देखो, ठीक है, आंकते रहो मगर वहाँ पे देखते रहो ठीक से, ठीक है, 1400 था। 2010 में ये 1700 बढ़ा, 2014 में लगभग ये 2200 हुआ है, 2018 में लगभग 3000 हो गया, और 2022 में जो अभी मोदी जी बोल रहे हैं तो 3000 है ना, 3167। और 3 मंथ के बाद, इनफैक्ट 3 मंथ के बाद और अच्छा फिगर आने वाला है। 3 मंथ के बाद जो रियल फिगर आएगा, क्योंकि कैमरा इंस्टॉल किया गया है बहुत सारे जगह पे, वो ठीक से काउंट करेगा एंड देन बताएगा 3 मंथ के बाद कि रियल में क्या है। रियल में इससे ज़्यादा ही होगा। बात समझ गए ना? तो देखो 3000 का आंकड़ा हम पार कर लिए। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये तो गजब बात हो गया, 1970 में भी 3000 था तो हम 3000 से 3000 तक आए हैं। क्रिटिक्स का बोलने का अपना नज़रिया है, बट यस उससे घट भी सकता था, हमने इनफैक्ट बढ़ाया है। और 20वीं सेंचुरी का टाइम देखो, 7000 8000 टाइगर हुआ करता था कंट्री में, वो तो सब मारा है ये लोग सब, ब्रिटिश लोग सब, हाँ मार के ये लोग ट्रॉफी हंटिंग करता था, ये लोग मार के ना निकाल के दिखाता था कि चलो देखो हम इतने बड़े हंटर हैं। वेरी बैड, ये अच्छा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि टाइगर, देखो टाइगर का सबसे खासियत पता है क्या, कि टाइगर को एक ही टाइप का इकोसिस्टम नहीं चाहिए होता है। जैसे देखो बेस्ट एग्जांपल देखो, भारत में टाइगर वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है, भारत में टाइगर सेंट्रल इंडिया में भी पाया जाता है, भारत में टाइगर तुम्हारा शिवालिक रेंज में भी है, भारत में तुम्हारा मैंग्रोव में भी है, यानी कि कलकत्ता में भी है। तो अलग अलग इकोसिस्टम में टाइगर सर्वाइव कर सकता है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द सर्वाइवल ऑफ टाइगर या हैबिटेट ऑफ टाइगर। ये खासियत है टाइगर का। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारा प्रजाति जो है एक ही जगह पे सिमट के रह जाता है। इंडिया में जो टाइगर का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अच्छे से हर जगह पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जो एटलीस्ट 3167 टाइगर्स है लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से, आने वाले समय में बढ़ जाएगा। 3-4 मंथ में जो रियल में आएगा फिगर इससे ज़्यादा होगा। बात समझे? ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, इससे बढ़िया आएगा हमें 4-4 मंथ के बाद। देखो यहाँ पे वही बोला गया कि देखो शिवालिक हिल्स में और गैंजेटिक फ्लड प्लेन्स में बढ़ा है, उसके बाद सेंट्रल इंडिया में बढ़ा है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में बढ़ा है, और ब्रह्मपुत्र वैली में और सुंदरबन में। बट दिक्कत वाली बात है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे संख्या घटा है टाइगर का। हाँ नीचे भी है, बिल्कुल घटा है, वहाँ वेस्टर्न घाट्स में घटा हुआ है, बाकी जगह पे बढ़ा है, समझे। एंड टाइगर एस्टिमेट वही किया है, जितना हम कैमरा इंस्टॉल करेंगे स्टूडेंट, तो कैमरा उसका जो मूवमेंट को ट्रैक करेगा और उस हिसाब से बताएगा कितना इतना टाइगर है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, एग्जैक्ट नंबर वही बोल रहा है, एग्जैक्ट नंबर आने वाले 3 मंथ या 4 मंथ में तुमको पता चल जाएगा। अभी एस्टिमेट किया जा रहा है कि 3167 होगा। आगे देखो, लुक एट द प्रोजेक्ट टाइगर। देखो जैसे कि मैंने कहा है 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसके लिए देखो कितना शुरू में जब था 1973 उस समय 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था टाइगर, सबको जोड़ के जहाँ जहाँ। अब उसको बढ़ा कितना हुआ, लगभग 76,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हमने टाइगर के लिए बहुत काम किया है, बहुत एरिया दिया है, यानी कि लगभग बहुत टाइम्स बढ़ा है, ठीक है। कहाँ 18 है, कहाँ ये तुम्हारा 76 है, ठीक है ये। और यदि हम भारत का पूरा जोग्राफिकल एरिया का बात करें तो लगभग 2.3% पूरा जोग्राफिकल लैंड है। अभी 76,000 स्क्वायर किलोमीटर देखोगे तो ये 2.3% ऑफ इंडियाज लैंड है, तो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे टाइगर लोग रह रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज़ नाउ लुकिंग एट इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। अब देखो है क्या कि पूरा वर्ल्ड में 14 कंट्री में ही पाया जाता है टाइगर, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, ठीक है। तो उसमें जो टाइगर स्पेशली आसियान कंट्री में जो पाया जाता है, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, ये जो कंट्री, यहाँ पे पॉपुलेशन घट रहा है। तो अब भारत यहाँ पे भी नेतृत्व करना चाहता है, यहाँ पे भी लीड करना चाहता है। भारत यहाँ टाइगर देना चाहता है लोग को, समझे। जैसे हम भी तो लाए हैं, चीता लाए कि नहीं लाए वहाँ से, अफ्रीका से लाए, नामीबिया से लाए, 2 जगह से लाए हैं, है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ बताएगी कि इंडिया देखो अब इंटरनेशनल इनिशिएटिव लेना चाहता है और वो टाइगर ट्रांसलोकेटेड करना चाहता है दूसरे लोकेशंस में। एग्जांपल देखो, कंबोडिया से बात हो रहा है कि कंबोडिया में लगातार टाइगर घटते चले जा रहे हैं पोचिंग के वजह से। पोचिंग समझते हो ना, हंट करना और उसके बाद ट्रेड करना, दैट्स कॉल्ड पोचिंग।
पोचिंग में हंटिंग से प्लस एक स्टेप और इन्वॉल्व रहता है, समझे, मारा जाता है। अब देखो तो टाइगर का अपना है ना उस खाल निकालने के लिए। तो इंडिया देखो वही बोल रहा है कि यस इंटेंड्स टू क्रिएट अ सुइटेबल हैबिटेट देयर एंड शिप ए फ्यू टाइगर्स फ्रॉम इंडिया टू रिवाइव द बिग कैट पॉपुलेशन इन दैट कंट्री। तो एक सुइटेबल कंडीशन बनाना चाहता है, सुइटेबल हैबिटेट बनाना चाहता है कंबोडिया सब में, लाओ पीडीआर में, और वहाँ पे ट्रांसलोकेट करना चाहते हैं, यानी कि भारत का टाइगर को वहाँ पे, क्योंकि हर जगह शूट करने वाला नहीं है स्टूडेंट। देख तो हमको भी कितना डर था कि जो चीता लेके आए हैं कुना नेशनल पार्क में वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ा शर्त था। बट यस सर्वाइव कर रहा है ठीक से। उसके लिए पहले आपको दूसरे हैबिटेट में उसको सिखाना पड़ता है और उसके बाद रियल में डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आप कर दोगे, पहले उसको फैमिलियर करना पड़ता है। कहाँ अफ्रीका में था, कहाँ तुम इंडिया में ला रहे हो, दोनों का अलग है। सिमिलरली इंडिया में है, कहाँ वो कंबोडिया है, तो पहले आपको उस तरह का करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना होगा। तो इंडिया बोल रहा है कि यस हम लोग करेंगे। आगे देखो 50 साल हुआ, क्या क्या चीज़ें देखो इसमें। यू नो डैट प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हुआ, 60% इधर का, अब 40% तुम्हारा स्टेट का, नॉर्मल स्टेट का, ठीक है। ये 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ। इसके बाद लगभग 5 साइकिल्स हुए हैं, एस्टिमेट हुए 2006 के बाद। 2006 के बाद 5 बार क्या हुआ है तुम्हारा चेक हुआ है टाइगर का, एस्टिमेशन का, समझे। और लेटेस्ट जो है वही बताया गया है कि 3167 टाइगर पाया अनुमान है। प्रोजेक्ट टाइगर कौन मैनेज करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और जैसे कि मैंने कहा है कि 14 बोल दिया तो गलती से बोल दिया होगा, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है वर्ल्ड में, 13 जगह पे ही पाया जाता है टाइगर। और उसमें हम लोग जानते हैं कि रस्सा भी है, करेक्ट, नेपाल भी है। देखो नेपाल और इंडिया का खासियत क्या है कि नेपाल और इंडिया ने अचीव कर लिया है डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन, नेपाल भी किया है, बाकी कोई कंट्री नहीं कर पाए हैं, बात समझे। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है और इंडिया देखो लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री। क्यों, क्योंकि लगभग दुनिया का जितना भी टाइगर आबादी है 70% भारत ही होल्ड करता है। तो ये भी हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है स्टूडेंट, बात समझे। और टोटल हमारे पास कितना टाइगर रिजर्व है तो 53। एक अभी जस्ट एडिशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, यस मैंने बताया था, ठीक है। 53 टाइगर रिजर्व्स अभी है और लगभग वही 76,000 स्क्वायर किलोमीटर, 75 बोला एक ही बात है, 76,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया होगा। और जोग्राफिकल एरिया कितना है, 2.3% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। समझ में आ रहा है ना, नींद नहीं आ रहा है ना तुम लोग को, हाँ बढ़िया समझो इस चीज़ को। इंडिया और नेपाल ऑलरेडी अचीव कर चुका है टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। और जो कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो डिक्लेरेशन हुआ था, याद करो 2010 का, अब पढ़ाए थे ना इकोलॉजी, अरे इकोलॉजी पढ़ने वाला स्टूडेंट तो डायरेक्ट रिलेट करो इस चीज़ को, बताए तो थे कितना कितना हुआ था बीच में, हुआ था ना 2010 में। तो यस जो सेंट पीटर्सबर्ग का जो था डिक्लेरेशन कि हम आने वाले 10 साल के अंदर कर देंगे, तो यस वी हैव डन इट, ठीक है। और इंडिया और नेपाल ने करके दिखाया है ये चीज़। देखो टाइगर पॉपुलेशन देखो, बट टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 4 कंट्रीज़ में, चाहे वो इंडिया हो, रस्सा हो, नेपाल हो, भूटान हो। बट कंट्री जैसे कंबोडिया हो गया, लाओ पीडीआर हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे टाइगर घट रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोचिंग हो रहा है ज़्यादा, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन, इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन का जो रेट है 6% से बढ़ रहा है एनुअली, यानी कि अभी 100 है तो नेक्स्ट ईयर 106, फिर उसके हिसाब से 6% आगे बढ़ रहा है। एनुअली 6% से हम बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड। अब देखो ये गजब बात है कि भारत में 23 टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का स्टेटस मिला है। क्या होता है इसका मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CATS, क्या होता है बाबू बताओ तो इसका मतलब क्या होता है। CATS का मतलब, ये मिलने का मतलब क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ accredited विथ दिस स्टेटस। यदि किसी टाइगर रिजर्व को ये स्टेटस मिलता है तो क्या होता है इसका मतलब, जरा सुनना चाहेंगे हम। CATS यदि किसी टाइगर रिजर्व को मिलता है तो क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसको। यानी कि 20 टाइगर रिजर्व्स में काम इतना अच्छा हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ा है। कितना है टोटल, 53 है ना, आउट ऑफ 53 23 टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा है, इसलिए मिला है। अब तुम लोगों का काम होगा इंटरनेट से पता करना कि CATS का कौन देता है स्टेटस, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, ठीक है, पता करके लिख दोगे वहाँ पे। किड्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है, एक तुम्हारा ये भी प्रोग्राम है ताकि स्टूडेंट लोग को अवेयर करवाना कि टाइगर कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोसिस्टम के लिए, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है टाइगर। क्यों, आखिर भाई टाइगर कौन सा की स्टोन स्पीसीज है टाइगर,
टाइगर अम्ब्रेला स्पीसीज है, टाइगर फ्लैगशिप स्पीसीज है, याद है ना सभी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। यदि टाइगर को खत्म कर दोगे पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बात समझे। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, तुम्हारा रिस्टोर कर रहे हैं, इकोसिस्टम रिस्टोर कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है तो बिल्कुल आपको टाइगर पे काम करना होगा, समझे। और इसका प्रोग्राम 2021 से लेकर 30 तक था और यही गोल है कि जो भी इकोसिस्टम खराब हो गया उसको फिर से रिस्टोर करना। तो बहुत सारा इकोसिस्टम को आप रिस्टोर कर सकते हो टाइगर को ठीक से इकोसिस्टम में डाल के, ठीक है। टाइगर रहेगा तो टाइगर अम्ब्रेला स्पीसीज है, वो अपने आप इकोसिस्टम को मेंटेन कर लेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आर एसेंशियल। देखो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, ह्यूमन बींग कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आदमी और एनिमल का हर समय कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे तुम लोग देखते हो ना कि रेल जा रहा है, हाथी कट गया, है ना, बस जा रहा है, कोई जानवर कट गया। तो एक कॉरिडोर, प्रॉपर कॉरिडोर होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट ना हो, और वो सच में ही अच्छा ही कॉरिडोर होना चाहिए, डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए। यहाँ पे अभी भी लैक कर रहे हैं हम लोग, बात समझे। तो वही बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट ना हो, जो कि सीरियस प्रॉब्लम अभी भी है स्टूडेंट, ठीक है। और देखो दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी कंजर्वेशन का बात करते हैं तो आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर टाइगर पॉपुलेशन में कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, सरकार ही ऊपर से अपना पीठ दबदबाती है। तो कम्युनिटी वाला जो है ना अप्रोच होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। देखो वही लिखा गया है, द कन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो सकता है यदि ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो, बात समझे। और उसमें स्टेक होल्डर को अप्रोच करना होगा। स्टेक होल्डर को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि जितने भी कम्युनिटी अगल बगल है उसको भी रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो ना, आखिर सलमान खान को मारने के लिए क्यों पड़ा हुआ है राजस्थान का वो समाज, क्यों? क्योंकि वो जो है ना, जो प्रजाति जो मारा था, हिरन जो मारा था, वहाँ पूजा जाता है उसको, तो कम्युनिटी फुल प्रोटेक्शन दे रहा है उसको। बिश्नोई वाला देखा था ना, लॉरेंस बिश्नोई का, बोला था ना कि हम जब खुलेंगे मार देंगे सलमान खान को। क्यों? इसका रीज़न यही है कि उसको पूछता है वहाँ पे, उसका भगवान है वो। तो इस तरह यदि आप कम्युनिटी को एफिलिएटेड करोगे तो कम्युनिटी ही प्रोटेक्ट करेगा उसको। और हम लोग देखे हैं स्नो लियोपार्ड का प्रोटेक्शन किस लेवल पे गया है कि नहीं, बताओ तो। बिल्कुल वो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वही बोला गया है कि हाँ, अभी जो पढ़ोगे तुम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल अब पढ़ने वाले हो नेक्स्ट में, उसमें थोड़ा सा क्लॉज थोड़ा गड़बड़ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बायोडाइवर्सिटी में दिक्कत हो सकता है स्टूडेंट। तो यदि प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेसफुल बनाना है तो यस, हमें फॉरेस्ट को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा, हमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स पे ध्यान देना होगा, हमें हर एक स्टेक होल्डर पे ध्यान देना होगा, तभी जाकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो अब ये पढ़ोगे तुम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहते हैं। तो वही हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे। सेकंड खोल लो, 122 फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। और यहाँ से सीरियस कंसर्न है। तो सीरियस कंसर्न होने के लिए पहले हमको 1980 का वो समझना होगा, उस लॉ को समझना होगा और देखना होगा कि उस लॉ में क्या ब्यूटीफुल थिंग था और अभी किस तरह डाइल्यूट किया जा रहा है पावर को, समझ गए। तो जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। बात समझ में आ गया ना। इसमें देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया 8 अप्रैल को आया था 2023 को। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन। आखिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जिसको FCA कहते हैं 1980 का, इसका मेन एम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं तुम लोग को इकोलॉजी ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यदि तुम लोग सच में होशियार स्टूडेंट होगा तो वही बात है, ये टुकड़ी मिल गया है तुमको, इट इज़ योर ड्यूटी टू पुट, क्योंकि इकोलॉजी फिर से होने वाला तो है नहीं इस साल, अभी जाके वहाँ पे डाल दोगे। 1980 का हम बता दिए हैं, काम करना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे सब जीरो हो जाएगा। अभी जाके यदि टाइम मिलता है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, यही हम कहेंगे। बात समझे। देखो यहाँ पे इसमें डिफॉरेस्टेशन को बहुत अच्छे से चेक किया गया था। देखो इसमें क्या बोला गया था कि यूनियन गवर्नमेंट है ना, यानी कि इसमें सेक्शन 2 ऑफ द FCA है, उसमें बताया गया कि प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत है यूनियन गवर्नमेंट से यदि किसी भी फॉरेस्ट को आप डी रिजर्व करना चाहते हो। डी रिजर्व का मतलब क्या कि आप उसको दूसरे चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, तो उससे आपको प्रायर परमिशन लेना होगा यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा और यूनियन गवर्नमेंट ओके बोल देगा, देन गो फॉर इट।
और तो इसलिए ये 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट के वजह से ना बहुत सारा फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ, इसलिए इससे पहले बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, मगर थैंक्स टू दिस एक्ट की डिफॉरेस्टेशन बहुत घटा है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। देखो वो चीज़ यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, देखो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन इज चेक थ्रू सेक्शन 2 ऑफ द FCA, दैट इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, which mandates prior approval from the union government for de-reserving a forest or undertaking any non-forestry activity on notified forest and lands recorded as a forest by the government। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के डेफिनेशन के अंदर जो भी गवर्नमेंट का फॉरेस्ट का डेफिनेशन है, यदि उस फॉरेस्ट को आप डाइवर्ट करना चाहते हो, नॉन फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करना चाहते हो, आप माइनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आपको सरकार का परमिशन लेने की ज़रूरत है और सरकार तय करेगी कि आपको परमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बात समझे? तो वही बोले कि FCA अनडाउटली, ठीक है, जो फॉरेस्ट लॉस हो रहे थे इससे पहले 1980 से पहले, वो कहीं ना कहीं बहुत कम किया है। एग्जाम्पल के रूप में देखो 1951 से लेके 80 में, हाँ ये लगभग 30 साल में स्टूडेंट 4.3 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट कटे हैं। किसके लिए? नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए। नॉन फॉरेस्ट्री कुछ भी हो सकता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, माइनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लांटेशन तक हो सकता है। प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट में बहुत अंतर है, प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट में बहुत अंतर है। फॉरेस्ट नेचुरल चीज़ है, प्लांटेशन आप बना रहे हो कमर्शियल एस्पेक्ट से। तो अब देखो 4.3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया गया था, बट वही देख लो तुम, जब 1980 का नियम कायदा लागू हुआ तो एनुअली केवल 40,000 हेक्टेयर्स ही कटे हैं प्रत्येक साल। तो कहने कहाँ वो 4.3 मिलियन हेक्टेयर्स ओवरऑल 30 ईयर्स का, और कहाँ 1 ईयर में तुम्हारा 40,000 हेक्टेयर्स कट रहा है, तो बहुत कम है। यदि आंकड़ा यदि मिला देखोगे ना तो 40,000 बहुत कम है एनुअली। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? FCA 1980 को जाता है स्टूडेंट। बट अभी जिस तरह आप बिल लेके आ रहे हो 2023 पार्लियामेंट में, ये चीज़ को आप रिवर्ट कर रहे हो, किसको? 1980 एक्ट को रिवर्ट कर रहे हो, और आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो काटने के लिए। सरकार का भी मजबूरी है, सरकार क्या बोले? देखो वहाँ पे जियोकॉन्ग विलेज बन रहा है, ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चाइना बना रहा है जियोकॉन्ग विलेज अट्रैक्ट करने के लिए, तो इंडिया भी बोला कि वाइब्रेंट विलेज बनाएंगे हम भी। तो वाइब्रेंट विलेज ऐसे तो नहीं बनाइएगा, और पूरा नॉर्थ ईस्ट तो पूरा अपना फॉरेस्ट कवर के लिए जाना जाता है, तो फॉरेस्ट काटना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट काटना पड़ेगा तो उसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। तो लोग जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो बहुत चिंतित है कि चलो ठीक है विलेज अपनी जगह है, मगर आप काटोगे तो वहाँ पर रेड पांडा है, वहाँ पे कितना दुनिया भर का स्पीसीज है, वो तो ख़त्म हो जाएगा फिर। तो ये एक प्रॉब्लम है, समझे ना? तो वही चीज़ हम इसमें बात करेंगे। देखो यहाँ पे कि प्रियम्बल जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल का जो प्रियम्बल है ऊपर का जो लिखा है, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था मार्च 29 को। देखो जस्ट अभी उसमें बोला गया कि यस इंडिया का जो ट्रेडिशंस है वो फॉरेस्ट्री है ना। हमारा काम है 2070 तक नेशनल टारगेट अचीव करना, वही जीरो ना। बोल तो रहो, बहुत बहुत अच्छा बात, अंदर जाके घुसोगे देखोगे तो पता चला कि पूरा फॉरेस्ट काटने का बात कर रहा है। ये तो प्रियम्बल में तो बहुत खूबसूरत दे दिया बात कि आप 2070 तक आप कार्बन न्यूट्रल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना, प्रियम्बल में है, बट अंदर तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंटलिस्ट लोग कह रहे हैं। तो क्या कंसर्न है? देखो यहाँ पे है क्या, ऐसा कौन सा विवादित चीज़ है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट का दिमाग खराब हो रहा है? तो एग्जम्पशन क्लॉज देखो, विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज द रियल कॉज ऑफ कंसर्न। अब बोला गया कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, इंटरनेशनल हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है ना, बहुत लंबा लगता है, देखते हो ना, चाइना के साथ तो बहुत लंबा है, बांग्लादेश के साथ है, मगर फॉरेस्ट कवर के मामले में फिर चाइना के साथ ज़्यादा है हमारा। अब बोला गया कि 100 किलोमीटर का जो है आपका एरिया है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो फॉरेस्ट के साथ। कुछ भी करने का मतलब है कि कोशिश, देखो आखिर इंडिया कोशिश किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तभी ना उधर से अटैक हुआ है। ऊपर वाला देखो, जो LAC में जो अटैक हुआ था वहाँ पे चाइना क्यों अटैक किया था? क्योंकि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था वहाँ पे, टनल बना रहा था, हाँ DBO वाला जो बना रहा था। तो देखो यहाँ पे द बिल में प्रपोज किया गया है कि सर्टन कैटेगरीज और कुछ कुछ जो टाइप का फॉरेस्ट हो गए वो एक्ट से बाहर होंगे। बात समझे? ये कहने का मतलब क्या है कि एक्ट से बाहर होने का मतलब क्या, कि उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो, उसको काट सकते हो, जिस तरह करना है कर सकते हो। एग्जम्पशन कर दिया तो ये रास नहीं आ रहा है। फॉर इंस्टेंट देखो एग्जांपल दो कि जो फॉरेस्ट 100 किलोमीटर के रेंज में है, बॉर्डर एरियाज के आसपास, ठीक है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, LOC हो, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, उसके लिए आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है।
पहले तो यूनियन गवर्नमेंट से आप फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते थे, तो अब फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको हाईवे बनाना है, यदि हाइडल प्रोजेक्ट बनाना है, अरे भाई तुम उत्तराखंड का एपिसोड अभी तक नहीं सीखा है, वो तो सिस्मिक जोन है, हाईली टेक्टोनिक वाला प्लेट है, तो फिर वहाँ बोल रहा है कि 100 किलोमीटर का जो रेंज है वहाँ से आपको आप परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। परमिशन नहीं लोगे तो क्या होगा, क्योंकि वो तो तुम्हारा बहुत ही हाईली सेंसिटिव जोन हो जाएगा वहाँ पे। दिस इज डीपली प्रॉब्लमेटिक, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्लॉज है यही, समझे कि 100 किलोमीटर में आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इंडियाज 15,100 किलोमीटर इंटरनेशनल टेरिटोरियल बाउंड्री। देखो अब बोला गया कि जो 15,000 का लगभग हमारा जो 15,000 किलोमीटर का जो इंटरनेशनल जो हमारा बाउंड्री है, उसमें तो रिच इकोसिस्टम है हमारे पास, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, वेटलैंड है, लोलैंड है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वहाँ पे कितने दुनिया भर का प्रजाति सीमित है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रजाति रहते हैं। अब तो वो सब पे बैठ जाएगा ये 100 किलोमीटर का जो रेंज है, बात समझ रहे हो। सब इतना जब रिच रिसोर्सेस है आपका, तो यहाँ पे कुछ भी कार्य कुछ भी कर देगा यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट। दे आर मोस्टली अनटच्ड, देखो अनटच है क्योंकि वो रिमोटनेस में बहुत कोना में है वो, इसलिए अनटच है। अब इस तरह का आप उसको एग्जेम्प्ट कर देते हो तो वहाँ पे तो काट उठ के कुछ से कुछ कर देगा वहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। आगे देखो द हाउस स्पेक्ट्रम, देखो वही बोला इंडेंजर्ड स्पीसीज सब है वहाँ पे। देखो ये ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, एलिफेंट्स है, टाइगर है, रेड पांडा है, स्नो लियोपार्ड है, हुलक गिबन है, क्या नहीं है वहाँ पे। इतने इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज सब है उस रेंज में, बात समझे। अब देखो यहाँ पे उतना ही नहीं, हिमालयन ग्लेशियर फ्रॉम द देखो रिवर से निकलता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, अदर्स सब वहीं से निकलता है। यदि कोई तरह का कंस्ट्रक्शन कर दोगे और जो रिवर को एक मिनिमम इकोलॉजिकल जो फ्लो चाहिए वो डिस्टर्ब हो गया तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो अनचेक कंस्ट्रक्शन, वो भी बताओ कंस्ट्रक्शन करो कहाँ पे, सिस्मिकली और जियोलॉजिकली सेंसिटिव लैंडस्केप पे, तो नुकसान तो होगा ही होगा आपका, है ना। वाइल्ड लाइफ जो है वो थ्रेटन हो जाएगा, कंट्री का वाटर सिक्योरिटी उसको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर से पानी यमुनोत्री गंगोत्री से जो पानी निकलता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे तो खराब हो सकता है आपका सिस्टम, ठीक है। तो ये कंसर्न जताया जा रहा है। एंड द प्रपोजल ऑल्सो मेक दिस रीजन वल्नरेबल टू, अब देखो इस प्रपोजल में ये भी बताया गया है कि यस वो अर्थक्वेक और लैंड स्लाइड्स उस जगह पे आता है। जब बता रहे हो कि उस जगह पे प्रपोजल में कि लैंड स्लाइड्स और अर्थक्वेक्स आता है, तो किस हिसाब से आप उसको एग्जम्प्ट कर रहे हो, फिर सवाल उठ रहा है स्टूडेंट, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे गोदावर्मन जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का एक गोदावर्मन जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे जाके जजमेंट दिया था इसमें, 1996 का जजमेंट है। इसमें कहा था कि जो FCA 1980 का है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप है, यानी कि कोई प्राइवेट आदमी भी अपना फॉरेस्ट उगा के बैठा हुआ है तो उस पर भी सरकार जाके कंट्रोल कर सकती है। इतना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट को बचाना, कहने का मतलब ये हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि FCA इरेस्पेक्ट, जरूरी नहीं कि सरकार का ही हो संपत्ति, इरेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, कोई प्राइवेट भी फॉरेस्ट उगा के बैठा हुआ है तो उस पर भी सरकार जाकर कंट्रोल कर सकती है, वहाँ पे भी FCA रूल लग सकता है। देखो वही बताया कि सुप्रीम कोर्ट देखो वाइडन द स्कोप ऑफ FCA टू अप्लाई टू एनी लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बाय द गवर्नमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनरशिप। कोई भी हो ओनरशिप, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कोई भी हो, सरकार का जो FCA लागू हो सकता है वहाँ पर, यदि सरकार को लगा कि वो फॉरेस्ट एरिया में आता है तो। समझ गए ना स्टूडेंट। द अमेंडमेंट में डायल्यूट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जो जजमेंट दिया है 1996 का, और इस तरह जो अमेंडमेंट 2023 के बिल में देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को डाइल्यूट करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं विरोध करेगा। तो देखो इफ द एक्ट एम्बिट इज लिमिटेड टू ओनली दोज लैंड विच आर रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर फॉरेस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी कि इस एक्ट में यदि बोल दिया जाए कि ये सब एरिया एग्जम्प्टेड है तो उस एरिया के साथ तो कुछ भी हो सकता है। फिर यदि बोला है ना इसमें कि सर्टेन एरिया एग्जम्प्टेड होगा 100 किलोमीटर के रेंज पे, तो वो एरिया तो फिर एग्जम्प्टेड हो जाएगा, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो वही बोला है कि इस लिमिटेड टू ओनली दोस लैंड, वही लैंड होगा जो कि तुम्हारा हाँ जो एग्जम्प्टेड किया गया था। यानी कि दूसरे भाषा में कहने का मतलब ये है कि अरावली जो रेंज है, टाइगर हैबिटेट है तेराई का, सेंट्रल का, वेस्टर्न घाट्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, या फिर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा जगह, वो तुम्हारा फॉरेस्ट रहेगा ही नहीं, नो लॉन्गर कंसिडर एज अ फॉरेस्ट। क्यों? 100 किलोमीटर का रेंज वाला नहीं होगा,
उसको हाँ नहीं रहेगा वो। तो वहाँ पे देखो क्या नहीं हो सकता, आप उसको तुम डाइवर्ट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, एक्सप्लोइट कर सकते हो बिना रेगुलेटरी ओवरसाइट का, बिना कोई अप्रूवल का। तो बिग डिजास्टर हो जाएगा वहाँ, समझे ना। हाउएवर मिनिस्ट्री हैज इश्यूड ए क्लैरिफिकेशन सेइंग दैट अ प्रपोज चेंज विल नॉट नेगेट। हाँ, मगर मिनिस्ट्री ने बीच में तुरंत आके नोटिफिकेशन दिया। अब डर लगा क्योंकि इतना मांग उठा है, बोला नो ना ऐसा बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं करने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो बचाव में आके बोला है। अदर प्रपोजल देखो, अदर प्रपोजल पर्टनिंग टू सफारीज एंड इको टूरिज्म। सफारी जानते हो ना, सफारी जानते हो ना, सफारी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, देख रहे टाइगर देख रहे, पैसा वैसा दे रहे हैं अपना वो। अब कहीं ना कहीं ये चक्कर में भी बहुत नुकसान होता है फॉरेस्ट का, क्योंकि आपको पहले रास्ता क्लियर करना होगा, है ना, तो बहुत नुकसान होगा। सफारी सब नुकसान होता है, इको टूरिज्म कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब तुमको टाइगर दिखाने के चक्कर में कितना लैंड उसका वो बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, है ना, और भले ही इकोनॉमी जनरेट करे वो अलग बात है। तो वही चीज़ देखो, जू का बात है, सफारी का बात है, इको टूरिज्म, ये जब फैसिलिटेट होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिक्कत होगा। एंड दिस कैन बी डिस्ट्रक्टिव, है ना, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे सफारी पार्क जो प्रपोज किया गया था अरावलीज में, तो वहाँ का नेटिव वेजिटेशन और वाइल्ड हैबिटेट को कहीं ना कहीं दिक्कत पहुँच रहा है, और नहीं ना पहुँचेगा। वो चीज़ जो भी प्रपोजल किया गया वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। क्यों? आखिर आप फॉरेस्ट के अंदर जाके वो सफारी के लिए ट्रैक क्रिएट कर रहे हो, जगह क्रिएट कर रहे हो। हकीकत में टाइगर जो भी अंदर पशु है, तो पशु के लिए तो अपना ही रास्ता देख लेगा वो। अब आदमी को, दूसरा पशु को तुम घुमाना चाहते हो वहाँ पे आदमी को, अब आदमी को घुमाने के चक्कर में बताओ एक रोड तुमको बनाना पड़ेगा। और सोचो भूतवा लोग जो बैठा होगा उसमें, उसका क्या। जंगल में तुमको भूतवा लोग बहुत बढ़िया बढ़िया भूतवा लोग से मिल जाएगा। हम बहुत सारा यूट्यूब में देखते हैं कि कोई जाता है टाइगर रिजर्व सब देखने के जाता है ना, तो टाइगर मिले नहीं मिले, भूत मिलता जरूर है। रियल में बता रहा हूँ मैं, नहीं भूत, और वो भी खतरनाक खतरनाक भूत सब रहता है। वो ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके टराक। नहीं टाइम नहीं बोल रहा हूँ, अब वो तो अब तुम पता करो। अच्छा स्टूडेंट, ये भूत होता है कि नहीं होता है? भूत होता है, भूत होता है। अच्छा हम तुम आना, तो हम दिखाएंगे तुमको। अरे अब हम मानने लगे हैं। देखो इधर देखो, लोग का कहानी सुन सुन को हम मानने लगे। देखो यहाँ पर मैसिव टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, देखो, है ना, तो उससे तो जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है कॉरिडोर से कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड हो रहा है। एक बेस्ट एग्जांपल देखो कॉर्बेट लैंडस्केप, जो कॉर्बेट है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पे, उसका भी, या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखो, तो वहाँ पे भी लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, टूट रहा है, समझे। अब यहाँ पे देखने वाली, सोचने वाली बात है कि मिसकंसेप्शन है। देखो लोगों को गलत सोच है, लोगों को लगता है कि वाइल्ड लाइफ जो है तुम्हारा वो केवल प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ही है। मगर गजब बात है कि तुम एक प्रोटेक्टेड एरियाज दे दोगे तो जो थोड़ी है कि लायन या टाइगर वहीं तक रहेगा, वो तो आराम से घूमता है, बहुत सारी जगह घूमता है ना। तो वही देखो, ओवर थर्ड ऑफ द इंडियाज टाइगर, समझे, एंड 70% ऑफ एलिफेंट्स, या फिर बहुत सारा जो वुल्फ, बस्टार्ड है, ये सब, ये तुम्हारा पीए से बाहर रहता है, प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रहता है, आराम से घूमता है। एलिफेंट देख, तो एलिफेंट के लिए कितना बड़ा कॉरिडोर बनता है, 2 स्टेट का कॉरिडोर बन रहा होता है भाई। इसको लंबा चाहिए जगह, ये पूरा अपना, है ना, जितना ये पूर्वज है सबके साथ घूमता है, एकदम फौज में चलेगा ये लोग। तो फिर तो ये गलत मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि प्रोटेक्टेड एरियाज में तो हो गया यहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीता पीने के लिए कहाँ कहाँ नहीं पहुँच रहा है, पानी पीने के लिए देखते हो ना, रोज ही कुछ ना कुछ तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाता है राजस्थान से, गुजरात से, कि गांव में घुस गया ना, तेंदुआ एक डॉग को मार दिया, फिर आदमी के ऊपर हमला कर रहा है, समझ गए स्टूडेंट। तो देखो वेग प्रोविजन इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। अब इसमें वेग प्रोविजन भी है। अब इसमें क्या बोला गया है, द मोर वर्डिंग इज द मूव टू अलाउ फॉरेस्ट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पसेस। अब बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी अदर पर्पसेस लगे तो कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा ब्रैकेट है। फिर एनी अदर पर्पसेस का मतलब क्या है, सरकार तो किसी तरह भी यूज़ कर सकती है इसको। तो ये भी एक बहुत बड़ा वेग टर्म है, वहाँ पे वो बताया गया है। बात समझे, द वेगली डिफाइंड टर्म कैन पोटेंशियली ओपन द प्रोवर्बियल
फ्लड गेट्स ईजिंग द वे फॉर फॉरेस्ट टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम अ माइन टू अ मॉल एंड एनी पर्पस इन द बिटवीन। यानी कि ये जो वेग टर्म है किसी भी पर्पस के लिए थी, यहाँ तो मॉल खोलने के लिए बात हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा माइनिंग के लिए बात हो सकता है, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। तो ये टर्म अपने आप में वेग है, अनक्लियर है। हम अभी तुम लोग को बोल रहे तुम कुछ भी कर सकता है, तो समझ रहे हो। बोले सर टाटा टाटा बाय बाय चल दिए, ये तो मतलब नहीं था मेरा। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, बात समझ गए ना। इट इज़ इंसिडेंटल टू नोट एट द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इज। देखो इसमें क्या बताया गया है कि चलो ठीक है आपने प्लांटेशन ही कर लिया। कई बार होता है ना कि जैसे ब्रिटिश ने तो प्लांटेशन पे बहुत ध्यान दिया था, कमर्शियल सब कमर्शियल एग्रीकल्चर है। अब तुम यदि फॉरेस्ट को डाइवर्ट करके तुम प्लांटेशन दिखाना चाहते हो, लेट्स से एग्जांपल बता रहे हैं, ये दिखाना चाहते हो चलो ठीक है फॉरेस्ट खत्म कर दिया प्लांटेशन, फिर भी प्लांटेशन का औकात थोड़ी है फॉरेस्ट वाला, क्योंकि कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन करने का जो पावर जो फॉरेस्ट के पास है वो 40 टाइम्स ज़्यादा है प्लांटेशन से। प्लांटेशन कहीं नहीं है फॉरेस्ट के सामने में। और फॉरेस्ट क्लाइमेट कम्युनिटी होता है स्टूडेंट, यस वी हैव सीन। देखो तो लाइन शायद आ गया है। नाइदर आर प्लांटेशन इफेक्टिवली एट हार्बरिंग बायोडाइवर्सिटी नॉट एट परफॉर्मिंग इकोसिस्टम फंक्शंस। तो वही बोला है कि प्लांटेशन ना ही बायोडाइवर्सिटी को देख सकता है उतना बेहतर तरीके से, और ना ही इकोसिस्टम का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जैसे कि तुम्हारा फॉरेस्ट परफॉर्म करता है। तो फॉरेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कोई जोर नहीं है बाकी चीज़ से। प्लांटेशन भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, बात समझे। और ऐसे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट को तुम खत्म करने का बात कर रहे हो, वेरी बैड। यहाँ पे देखो, और जहाँ तक सवाल है हमारा सिविलाइजेशन का, तो हमारा सिविलाइजेशन में तो हमने फॉरेस्ट को तो देखा है, पूजा है कि नहीं बताओ। तो अभी भी पीपल को पूज ही रहे हैं हम लोग। अभी भी मोदी जी क्या बात करते हैं कि यार हमने तो शुरू से ही पूजा है। तो वही बात यहाँ इंडियाज़ का जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है और हमारा जो कल्चर वो नेचर से लिंक है स्टूडेंट। बहुत सारे मार्जिनल इंडिजिनस पीपल अभी भी डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर अपने लाइवलीहुड के लिए, समझ गए ना। इवन मोर वल्नरेबल पीपल को भी दिक्कत हो जाएगा इससे, जो बेचारे जो गरीब लोग हैं जो फॉरेस्ट पे टिके हुए हैं उसको भी दिक्कत हो सकता है। क्रिटिक्स का कहना ये है कि जो फॉरेस्ट ये जो अमेंडमेंट बिल ये केवल फॉरेस्ट को ही इंडेंजर नहीं करेगा, केवल वाइल्ड लाइफ को ही नहीं करेगा, बल्कि इंडिया का जो हार्ट है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। इंडिया का हार्ट का मतलब क्या कि इंडिया अपने रिच कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं उसको भी ये डिस्ट्रॉय करेगा। बात समझ में आ गया ना। एक एक लाइन बता दिए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इकोलॉजी से रिलेटेड था, वेरी इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए ये चीज़। आगे देखो यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल ये तो मैं आया थे बताने के लिए, एक लाइन बताऊंगा इसका, क्योंकि ये तुम्हारा कोहॉर्ट में मैच कर जाएगा। इस बार न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम बहुत न्यूज़ में रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम लोग के लिए। अब बहुत सरल आया है एडिटोरियल्स। 123 गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम इज सोसाइटल। देखता है ना बहुत सारा स्टेट देखता है ना, पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में, है ना, जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए बोला कि ठीक है ओल्ड पेंशन स्कीम चलवा देंगे। अब याद करो स्टूडेंट तुम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को, है ना, 1 जनवरी 2004 से पहले जो भी कर्मचारी थे जो रिटायर हो रहे थे, जो सेवा में थे, जो रिटायर हो गए, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता था। ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब जानते हो कि जो भी आपका सैलरी था 50% और प्लस डेयरनेस अलाउंस सब, और जो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है वो भी जोड़ के आपको पैसा मिल जाता था। जो 50,000 कमा रहा था 25,000 से ज़्यादा ही मिलेगा उसको पेंशन। तो इस हिसाब से इंटरजेनरेशनल जो इक्विटी है, यानी कि अभी का जो एम्प्लॉय है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए। आखिर सरकार ही टैक्स उठाती है हम लोग के ऊपर और वही देगी उसको, तो प्रॉब्लम तो होगा, यानी कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी बात है कि लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेट है वो बढ़ते चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द गुड मेडिकल फैसिलिटीज़। पहले पेंशन था कि चलो भाई 10 साल तक जिएगा, 10 साल तक खाएगा अपना, अब तो वो 40 साल तक जितना सेवा नहीं किया उतना तो वो बैठ के पेंशन खा रहा है। बात समझे, 30 साल सेवा किया, 40 साल पेंशन खाया, है कि नहीं बताओ। तो क्यों लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। पहले देखो 30 साल 40 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी देखो 67-70 ईयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो फिर सरकार कहाँ से बेयर करेगा इतना, समझ गए ना। और हमने ये सेम प्रोटेस्ट, इस तरह का प्रोटेस्ट हमने फ्रांस में भी देखा था स्टूडेंट, करेक्ट। तो देखो इसमें समझने वाला चीज़ है, बहुत कुछ समझने वाला चीज़ है। देखो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स and issues arising out of the design and implementation। देखो यहाँ
एक कमेटी को अपॉइंट किया गया, ठीक है। और कमेटी का जो है अभी के जो यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी जस्ट याद था मुझे थोड़ी देर पहले। याद है तुम लोग को? अभी के जो यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी है उनका नाम पता है तुम लोग को? देखो जरा चेक करो तो इंटरनेट में, बहुत ही अच्छा नाम है इनका। उनके अंडर एक कमेटी बना है और वो कमेटी देखेगा कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या ऐसा हम कुछ ऐड करें ताकि जो आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सोमनाथन, हाँ सोमनाथन, हाँ ऐसे ही होंगे। सोमनाथन कमेटी बना है, ठीक है, लिख लेना सोमनाथन कमेटी। बात समझे? अब देखो आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखो न्यू पेंशन स्कीम में भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तभी तो प्रोटेस्ट हो रहा है। न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम तो आप बताओ वो लोग के लिए एकदम बहुत ही सुनहरा चीज़ है एम्प्लॉय के, वो सरकार तो देगी नहीं। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है, बढ़िया सुनो, अच्छे सुनो कान खोल के, तो न्यू पेंशन स्कीम में जो इरिटेंट्स है उस इरिटेंट पे काम करना है सरकार को। यदि उस इरिटेंट को सुलझा दिया तो एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है? न्यू पेंशन स्कीम में देखो ये नियम है, बढ़िया समझना, ये नियम है, अच्छे समझो स्टूडेंट। न्यू पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा और सरकार जो है वो 14% कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और जो भी कर्पस है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, जो भी कर्पस है एक जगह जमा होगा और उसको जो लेगा वो होगा LIC। सब LIC जितने भी इंश्योरेंस कंपनी वो लेगा उसको, और वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, वो अलग अलग जगह इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा, तो पैसा कमाएगा वो, पैसा कमाएगा वो। अब बाद में जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको फिर से पैसा मिलेगा, बैक करके मिलेगा। अब देखो जो बैक करके मिलेगा तो उसमें भी किस तरह मिलेगा? 60 और 40 के रेशियो में मिलेगा, बढ़िया समझना। 60, यही सबसे बड़ा कंटेंशन है। 60 और 40 का रेशियो क्या है कि 60% जो भी आपका 100% हुआ था पेंशन, 100% कुछ भी रुपया हो सकता है आपका, उसमें जो 60% जो रुपया है वो तो आपको स्ट्रिक्टली मिल जाएगा। मगर जो 40% है, बढ़िया सुनो बच्चे लोग यहाँ पे, जो उसमें जो 40% जो है, 40% जो मिलेगा वो भी एनुअली बस मिल सकता है, एक बार में नहीं मिल सकता, एनुअली मिलेगा, बट वो टैक्स भी लगेगा उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो ये पसंद नहीं है अभी का NPS का। बोला ठीक है 60% तो दे दिया तुम्हें सही, मगर 40% जो तो पैसा दे रहा है वो भी एनुअली दे रहा है, वो भी टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, ये गवारा नहीं है NPS में, अभी का न्यू पेंशन स्कीम में। तो उसी के लिए कमेटी बना है, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे जो फॉल्ट हो रहा है वो कैसे फॉल्ट को ठीक किया जाए, क्योंकि लोग तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है एम्प्लॉयज सब कि चल तुम ओल्ड वाला पेंशन स्कीम नहीं देगा तो न्यू को तुम ठीक कर दो, न्यू में दिक्कत हो रहा है हमको। बात समझे? उसी से रिलेटेड है तुम्हारा। यहाँ पे देखो तो एक कमेटी को अपॉइंट किया गया सेंटर के द्वारा, सोमनाथन कमेटी, ठीक है, वही चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, ताकि रिव्यू करे अभी का जो पेंशन सिस्टम है प्रेजेंट पे, उसको रिव्यू करे, NPS के ऊपर रिव्यू करे। अब देखो वही है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देख रहे हो ना कि बहुत सारे स्टेट लोग अपना पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। अब ओल्ड पेंशन स्कीम दोगे तो ये तो बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है, कितना मुश्किल से न्यू पेंशन स्कीम आया है, और कई स्टेट, यदि 2-3 स्टेट में ये हिट कर गया ओल्ड पेंशन स्कीम तो पूरा फिर नेशन वाइड फिर डिबेट उठ जाएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही ठीक है, तो नेशन के ऊपर फिर बर्डन हो जाएगा। बात समझे? ये कमेटी देखो ये इस बैकड्रॉप में फॉर्म किया कि बहुत सारे फ्यू स्टेट जो है वो क्या करें, ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को। तो जो कमेटी क्या बोला है कि जो भी अभी जो रियल चैलेंजेस है, अभी का जो न्यू पेंशन स्कीम में जो रियल चैलेंज है उसके ऊपर हमें काम करना होगा। न्यू चैलेंजेस क्या है मैं बता चुका हूँ तुमको। तो NPS इज सुपीरियर टू द ओल्ड पेंशन। देखो अब ये बोला जा रहा है कि अभी का जो NPS है न्यू पेंशन स्कीम है वो बेटर है ओल्ड पेंशन स्कीम कंपेयर में, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और फिजिकल डिसिप्लिन के लिए भी। यूँ जानते हो कि फिजिकल डिसिप्लिन का बात है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, बहुत सरकार का बहुत खजाना जाता था, समझे। NPS हैज़ प्रोवाइड अ गुड वेल्थ क्रिएटर फॉर इट्स सब्सक्राइबर एंड एनुअल रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% ओवर अ डिकेड। जो नया पेंशन स्कीम है कहीं ना कहीं ये बेटर वेल्थ क्रिएट करके दिया है नए एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो भी सेवा ले रहे हैं NPS का, और कहीं ना कहीं 9 to 12% तुम्हारा रिटर्न्स दिया है ओवर द पीरियड। अभी रिटर्न्स क्या है तो थोड़ी देर में समझोगे, यहाँ पे समझो। अच्छा थोड़ा ये पेज खोल लो तो स्टूडेंट, ये पेज बहुत अच्छा पेज दिया गया है, इसमें ओल्ड और न्यू बताया गया है, ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ वाला
इस पे देखो, इस पे ओल्ड पेंशन स्कीम, मुझे आराम से बताना है ये, ठीक है ना, ये आराम से बताना है क्योंकि इसमें ये समझना पड़ेगा तुमको, एक एक चीज़ समझना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम देखो, द स्कीम गारंटीज ए लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। सही बात है ना, रिटायरमेंट हो गया तो लाइफ लॉन्ग मिलेगा, जब तक तुम्हारा नली से प्राण नहीं निकला तब तक तुम्हारे पास है। कहने का मतलब ये है लाइफ लॉन्ग। समझ गए शिवानी? गवर्नमेंट बियर्स द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट आराम से, गवर्नमेंट ही देगा, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था ओल्ड पेंशन स्कीम। और ये कब तक लागू था? 1 जनवरी 2004 से पहले लागू था, ठीक है। अंडर द स्कीम देखो, ए मंथली पेमेंट इज एश्योर्ड, आपका मंथली पेमेंट मिलेगा आपको, है ना, वेयर द अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू द 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। यानी कि रिटायरमेंट होने से पहले लास्ट आपका सैलरी कितना था? 50,000 था, तो आपको मिलेगा 25,000 प्लस डेयरनेस अलाउंसेस प्लस इन्फ्लेशन को भी देखते हुए, तो तुम मजे में हो, ठीक है। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, ठीक है। डेयरनेस अलाउंस भी लिख देना, प्लस इन्फ्लेशन भी चार्ज लिख देना, एंड एवरीथिंग। न्यू नेशनल पेंशन स्कीम में क्या हुआ? जो न्यू पेंशन स्कीम आया, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें किस तरह चेंज हुआ? ये पार्टिसिपेटरी स्कीम है, इसमें एम्प्लॉय भी 10% और सेंटर भी तुम्हारा 14% देगा। अंतर आया, पहले एम्प्लॉयज कुछ नहीं देता था, सरकार पूरा दे रहा है ऊपर से। यहाँ पे देखो, ये पार्टिसिपेटरी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है पेंशन कॉर्पस में। पेंशन कॉर्पस मतलब जहाँ पे पेंशन जमा हो रहा है, इसका 10% देता है, ठीक है, फ्रॉम देयर सैलरीज, और विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन, और सरकार की तरफ से भी आएगा मैचिंग, मतलब 14% सरकार की तरफ से। द फंड आर इन्वेस्टेड, अब ये समझने वाले जो कॉर्पस हुआ, कॉर्पस मतलब एक जगह जहाँ जमा हुआ 10% और 14%, ये तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा पेंशन फंड मैनेजर इसको यूज़ करेगा। और ये पेंशन फंड मैनेजर और कोई नहीं, तुम्हारा LIC है और जितने भी बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी है। ये क्या करेगा बाबू? उस कॉर्पस को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा तो पैसा कमाएगा, और जब पैसा कमाएगा तो बाद में जब रिटायर होगा तो उसको मिलेगा, क्योंकि पैसा से पैसा बनाना है ना। एक ही जगह जमा करके रख दो तो कहाँ से चलेगा ये? तो क्या करेगा तुम्हारा पेंशन फंड मैनेजर्स, क्या करेगा? उस चीज़ को यूज़ करेगा। अब देखो, रिटायरमेंट का जब रिटायरमेंट हो गया तो 60% जो कॉर्पस है वो तो टैक्स फ्री है, आपको 60% मिल जाएगा आराम से। बताए थे ना 60 और 40 का, 60% आपको टैक्स फ्री मिल गया आराम। बट रिमेनिंग जो 40% होगा वो जो एनुअलिटीज़ में होगा, जिसको तुम्हारा एक साल में ही केवल मिल पाएगा, और वो भी टैक्सेबल होगा। समझ में आ रहा है कुछ भी? वो भी टैक्सेबल होगा। तो ये जो 40% जो मिल रहा है वो भी एनुअली मिलेगा और वो भी टैक्स होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा दिक्कत हो गया, बोला हमारा ही पैसा, हमारा भी टैक्स लगेगा, वो भी पर ईयर आएगा, ये क्या है? हो सकता है हमारा, मान लो कि हमारा बेटी का शादी करना है, बच्चा को पढ़ाना है, तब खाए वो एक साल रुके रहेंगे हम, इस पे लेके टेंशन हुआ है। बात समझे? अब ये दिमाग में है तो हो जाएगा। चलो पीछे चलो। हाँ, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन स्विचिंग ओवर टू ओल्ड पेंशन स्कीम? तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि कुछ स्टेट राज्य जा रहे हैं दौड़ते हुए, उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें दिक्कत तुमको पता ही है, उसमें खाली पैसा सरकार को ही कंट्रीब्यूट करना है। सरकार कंट्रीब्यूट करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी बर्डन विथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपेंडिचर, यानी कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर समझते हो, यहाँ पे सरकार कोई फायदा उदा नहीं है, सैलरी देना ही पड़ेगा। अब सरकार कहाँ ट्रेंड स्टार्ट कर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। सरकार बोले 10 लाख करोड़ इस बार खर्च की कि नहीं सरकार? और अब तुम कमिटेड एक्सपेंडिचर करोगे, अभी जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो उतना बेटर है ना किसी भी कंट्री के लिए। तो वही बोला कि सरकार के ऊपर फालतू का ये बर्डन हो जाएगा कि नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट में, सैलरी में, एडमिनिस्ट्रेशन फालतू का जाएगा सरकार का। और इंडेक्स पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन सिग्निफिकेंटली ऐड टू दिस बिल, क्राउडिंग आउट प्रोडक्टिव स्पेंडिंग। जो भी सरकार पैसे अब तुम प्रोडक्टिव स्पेंडिंग करती, सब पैसा फालतू का चला जाएगा पेंशन में। समझ गए ना? सब फालतू का चला जाएगा वेलफेयर स्कीम्स में। अभी काम होना चाहिए कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करे। ओल्ड पेंशन स्कीम में चला जाएगा कोई भी सरकार, तो सब इधर डाइवर्ट हो जाएगा मनी, विच इज़ अ बैड फॉर द कंट्री। कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत बैड होगा। देखो यहाँ पे मोस्ट गवर्नमेंट ग्लोबली हैव मूव्ड अवे, देखो पूरा दुनिया में भी, केवल इंडिया में नहीं, इस स्कीम से दूर भागा है। क्योंकि देखो ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी को हार्म करता है। बताया ना इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मतलब, यानी कि अभी तुम बूढ़ा लोग को दोगे ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो बेचारा जो अभी का आदमी जो पैसा कमा रहा है उसका पैसा दे रहे हो तुम, गलत बात है ना। उसके ऊपर टैक्स लगा के तुम उसको दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ को हर्ट करेगा।
सेटलिंग फ्यूचर वर्कर्स विद टैक्सेस टू फंड पेंशन फॉर द रिटायर, यानी कि जो रिटायरमेंट हुआ आदमी उस अभी का एम्प्लॉयज़ के ऊपर तुम टैक्स लगा के उसके लिए तुम पैसा अर्जित करोगे, विच इज़ वेरी बैड। तो ये केवल इंडिया में नहीं ग्लोबली ही प्रैक्टिस हो रहा है कि नो, न्यू पेंशन स्कीम ही ठीक है, इतना देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चलो ठीक है अपनी जगह पे, तो अभी बना है कमेटी, ऑथर ने लिखा है कि यदि कमेटी बना है तो कमेटी को 3 चीज़ फॉलो करना चाहिए, ऑथर का मानना है। ये कमेटी का मानना नहीं, कमेटी तो रिपोर्ट देगा ही कुछ दिन में, कमेटी के लिए सुझाव दिया ऑथर ने, ये 3 चीज़ पे यदि कमेटी काम करेगा तो ठीक रहेगा। तो क्या क्या चीज़ है वो देखो, मेकिंग इट फ्लेक्सिबल, बोला कि इसको फ्लेक्सिबल बना दो, एनपीएस को बहुत फ्लेक्सिबल बना दो, नेशनल पेंशन स्कीम जो अभी का है उसको फ्लेक्सिबल बना दो। कैसे फ्लेक्सिबल बनेगा देखो, while private sector employees enjoy the flexibility to vary their NPS contribution between a minimum of ₹1,000 a year and any maximum amount, government employees are mandated to contribute 100% of their pay every month, अब 10% of their pay every month। देखो प्राइवेट प्लेयर में क्या है कि प्राइवेट प्लेयर को जितना पैसा देना है वो अपना कर देता है, जो नहीं को 10%, वो 2% भी देता है, यानी कम से कम उसमें 1,000 रुपया का है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम दे दो तुम्हारा सरकारी कर्मचारी को भी, जो नहीं कि सरकारी कर्मचारी तुम्हारा 10% ही दे, जिस हिसाब से उसका है तो वो 10 क्या 20% भी दे सकता है या 5% भी दे सकता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कर दो उसके साथ। जैसे अभी प्राइवेट में पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, प्राइवेट में फ्लेक्सिबिलिटी है, प्राइवेट में क्या कि 1,000 से आप कितना भी दे सकते हो, जितना आपके पास बचत होता है उतना दो। अब मगर सरकारी में क्या है कंपलसरी कि 10% आपका प्रोविडेंट फंड में कटेगा ही कटेगा। बात समझे, इस पर फ्लेक्सिबिलिटी चेक करो, जो आवश्यकता है उस हिसाब से वो अपना पैसा भर दे कॉर्पस में। नंबर 1 चेंज ये करो स्टूडेंट, दिस कैन बी ट्विक्ड बाय मेकिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल इवन एज द गवर्नमेंट। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि यस आपको जितना देना है आपको देना है दो, और नहीं देना है मत दो, और गवर्नमेंट कंटिन्यू 14% देते रहे, समझे, गवर्नमेंट कंटिन्यू देते रहे। ऑफ कोर्स द फाइनल कॉर्पस, हाँ मानते हैं कि यदि ऑप्शनल कर दिया, कोई 10% नहीं दिया तो फाइनल कॉर्पस कम होगा अनडाउटली। यदि एम्प्लॉय ने कम कंट्रीब्यूट किया तो उसको कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर सरकार की तरफ से 14% वाला चीज़ तो मिलेगा। कम से कम इसको फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगा कि भाई हमको जितना पैसा है हम उस हिसाब से अपना जमा करेंगे, नहीं तो अभी तो कंपलसरी है। अब बताओ 10% जमा कर रहा है, उसको पैसा ही नहीं है घर चलाने के लिए, तो फिर ऐसा क्या काम का फिर चीज़। तो मेक इट फ्लेक्सिबल, समझ गए, नंबर 1 ये बताया गया है। दूसरा देखो, डूइंग अवे विथ मैंडेटरी 40% इन एन्युटी प्लान। देखो अब था ना 60 + 40, अब 40 में क्या था कि प्रत्येक साल मिलेगा उसको, वहाँ से कर प्रत्येक साल मिलेगा, अब मिलेगा भी तो टैक्सेसेबल होगा, फिर वो ख़त्म करो ना। वही तो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है कि हमारा ही पैसा साल में मिलेगा, वो भी टैक्स कट के मिलेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर करने का, वही चीज़ ख़त्म करो। देखो ये जो अनएट्रैक्टिव फ्यूचर है एनपीएस का, है ना, जहाँ पे एम्प्लॉय को कंपलसरी यूज़ करना पड़ता है 40% मैच्योरिटी टू बाय एन अप्रूव्ड एन्युटी प्लान्स, यानी कि 40% आपका उसी से आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। एन्युटी प्लान्स लॉक्स इन हेफ्टी प्रीमियम फॉर अ लाइफ टाइम एंड ऑफर पोर रिटर्न्स। अब उसमें देखो हो क्या रहा है कि जो आपका 40% प्रत्येक साल मिल रहा है, तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट भी है उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको 5 से 5% मिल रहा है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मिलने के बाद भी टैक्सेसेबल है वो। तो इससे अच्छा जब बूढ़ा हो ही गया है वो, तो बढ़िया से तुम्हारा बूढ़ा वाला स्कीम है वो ज्वाइन कर लेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम आता है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम में यदि एक ही बार तुम पैसा दे दोगे तो इसका कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा। मान लो 40% तुमने एक ही बार लैंड कर दिया इसका, तो वो क्या करेगा, बोलेगा हमको ये नहीं चाहिए। और हालांकि तुमको 40% में जो पैसा, बढ़िया समझो यहाँ पे 40% में जो पैसा मिल रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट 4 to 5% इंटरेस्ट मिलता है, मगर फिर टैक्स भी कटता है, तो कंपनसेट हो गया, कम ही मिलेगा इसको। यदि वो 40% इसको पूरा मिल जाता तो ये क्या ओल्ड पेंशन स्कीम में खर्च करता। ओल्ड पेंशन स्कीम हम जानते हैं कि 7 से 7.5% मिलता है ब्याज, तो फायदा होता कि नहीं होता इसको, तब तक तो बूढ़ा हो ही गया, तभी तो पेंशन मिल रहा है इसको। बात समझ में आ रहा है, तो वही चीज़ सुझाया गया। देखो कि एन्युटी प्लान्स लॉक्ड इन हेफ्टी प्रीमियम्स फॉर लाइफ टाइम एंड ऑफर वेरी पोर रिटर्न्स, और वो भी टैक्सेसेबल है। डूइंग अवे विद द एन्युटी रूल कैन अलाउ एनपीएस सब्सक्राइबर टू एक्सप्लोर हाई रिटर्न ऑप्शंस, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जाकर वो जमा कर सकता है या म्यूचुअल फंड में जमा कर सकता है, ताकि उसको और बेटर रिटर्न्स मिल सके। समझ गए, ये हो सकता है। एंड लास्ट वन, इंश्योर सम डिग्री ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, और प्रिडिक्टिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। देखो प्रिडिक्टिबिलिटी इसलिए
यदि कोई रिटायर हो गया स्टूडेंट, समझने वाली बात है, कोई रिटायर हो गया, उसको पता चलना चाहिए ना कि हमको 2 लाख मिलेगा या 3 लाख मिलेगा, और उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा। हो सकता है कि मान लो कि बेटी का शादी करना हो सकता है कि बेटा को बाहर पढ़ने के लिए भेजना हो, पैसा के लिए काम होता ही है ना। तो प्रिडिक्टिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि उसको कितना वो मिलेगा उसको। देखो, द लैक ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी ऑन पेंशन, ये भी, इस पे भी काम करना चाहिए सरकार को। गवर्नमेंट कैन कंसिडर ऑफरिंग अ फिक्स रिटर्न स्कीम फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर एट मैच्योरिटी। यहाँ पे सरकार क्या कर दे कि आपको ठीक है, आपका जो पैसा लॉक्ड है उसके ऊपर आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, इंजॉय। तो फिक्स रिटर्न मिलेगा तो क्या प्रिडिक्टेबल हो जाएगा वो चीज़ सब, और उस हिसाब से जो रिटायर हुए हैं पर्सन उस हिसाब से फैसला ले सकेंगे। नंबर 1, द स्कीम कैन ऑफर ए इन्फ्लेशन प्लस फिक्स रिटर्न। तो इसमें क्या है कि जो भी रिटर्न मिलेगा वो भी इन्फ्लेशन प्लस होना चाहिए, इन्फ्लेशन के आधार पर रिटर्न्स मिलना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके इन्फ्लेशन वाले इकोनॉमी में भी। समझ में आ रहा है ना। इफ रिटर्न्स ऑन द स्कीम पोर्टफोलियो फॉल्स शॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, द गवर्नमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू मेक अप। यदि मान लो कि रिटर्न्स में कम हो गया तो कोई बात नहीं, सरकार कंपनसेट कर ले, सरकार एक्स्ट्रा पैसा देकर उसको पूरा कर दे। तो गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम्स विल बी सोसाइटल, अनडाउटली सोसाइटल होगा, और ये इंटर जनरेशनल इक्विटी पे अंतर पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट हमें ये जो 3 ट्विक्स है इस पे ध्यान देना होगा। प्रिडिक्टेबल बनाना होगा इसको, ठीक है, जो 40% का एन्युटी प्लान्स है उसको ख़त्म कर देना होगा, और फ्लेक्सिबल बनाना होगा, तब जाके हमारा जो न्यू पेंशन स्कीम है वो बेटर हो सकेगा। समझ गए ना, यही एसेंस है। अभी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा तुम लोग को, ये सब कोर चीज़ था 60-40, ठीक है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। लास्ट 124, राइट टू हेल्थ एक्ट ऑफ राजस्थान गिव्स लीगल गारंटी ऑफ हेल्थ केयर। जीएस पेपर 2, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education and human resources। ये 11 मार्च को आया था हिंदू पेपर में। देखो हुआ क्या, राजस्थान का इशू है। अब देखो राजस्थान में क्या बोल दिया गया स्टूडेंट कि कोई भी आदमी एक्सीडेंट हो, कोई भी आदमी का एक्सीडेंट हो तो तुरंत उसको क्लिनिक में इलाज करवा दिया जाए। अब इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो गया, क्लिनिक उतर गया, ठीक है, क्लिनिक उतर गया, बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। अब इसमें बोला गया था कि यही कि ठीक कर दो, तभी तो ठीक कर दो, जो भी कर जाए, जो भी पैसा होगा हम दे देंगे वापस, सरकार दे देगा। हाँ, बात समझे। तो ये हुआ है। मैं बाद में प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि सरकार को अपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ा फीचर्स को, और ऐसे भी कांग्रेस का सरकार है तो कांग्रेस सरकार तो हमेशा झुकने के लिए तैयार रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है थोड़ा कांग्रेस का, मोदी जी की तरह नहीं है वो, समझे। क्या कि कांग्रेस लोग प्रोटेस्ट को समझता है, इज्जत देता है, ये रहा है कांग्रेस का। नहीं, बीजेपी नहीं देगा, वो दिख गया, वो 1-1.5 साल पहले ही दिख गया था। यूपी का इलेक्शन था तब दिया था, उससे पहले कितने फार्मर्स मरे हैं, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है अभी तक। बताओ, इतना भी जिद्दी सरकार नहीं होना चाहिए आपका कि आदमी मर रहा है। और मुझे कभी कभी लगता है, कल हम उसका देख रहे थे स्टूडेंट, कल हम जलियांवाला मासाकार का देख रहे थे, अभी बीबीसी में एक बहुत खूबसूरत आया है, वो बायस नहीं है डॉक्यूमेंट्री, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है। तो हमको लगता है कि भारत में जो क्रांति जो है ना, पंजाबी लोग ही लाया है। और जलियांवाला मासाकर के बाद जिस हिसाब से बिटरनेस हुआ है इंडियन और इंग्लिश के बीच में, वो हमको क्लियर दिखता है। उसके बाद जलियांवाला मासाकर के बाद एक डिवाइडिंग ईयर है, क्योंकि उससे पहले जितने भी बड़े बड़े हमारे जो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था ब्रिटिश को लेकर। उसके बाद जो गांधी जी का रवैया, उसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो रवैया था, बड़े बड़े लोग का जो रवैया था, वो पूरा चेंज हो गया। और कहीं ना कहीं ठीक 28 साल बाद हमें आज़ादी मिला है। बात समझे। तो यस, प्राइवेट डॉक्टर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर एजिटेशन इन राजस्थान। अब एजिटेशन खत्म कर दिया। देखो, प्राइवेट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वही राइट टू हेल्थ बिल को लेके, ठीक है। 2 वीक लंबा एजिटेशन चला, अप्रैल 1 तारीख से लेके, ठीक है। तो सरकार मान गई उस चीज़ को, और सरकार बोली ठीक है हम मॉडिफाइड वर्जन कर देंगे इसका। प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखो इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो सरकार के राशि से नहीं चलता है, सरकार के कंट्रीब्यूशन से नहीं चलता है, तो उसको इस एक्ट के परव्यू में नहीं रखा गया। वो यानी कि यहाँ पे यदि कोई जाए आदमी बोले इलाज करने के लिए, तो वो मना भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको कंसेशन नहीं मिलता है, जिसको लैंड नहीं मिलता है, जिसको बिल्डिंग नहीं मिलता है सब्सिडाइज प्राइस पे,
उसको ये एक्ट से बाहर रख दिया गया है। राजस्थान भारत का पहला स्टेट है स्टूडेंट जहाँ पे लीगल राइट्स मिला है पेशेंट्स को हॉस्पिटल दिखाने के लिए। क्या बात है, तो एग्जाम्पल है दूसरे स्टेट के लिए। राइट टू हेल्थ कॉन्सेप्ट लेके आया है राजस्थान। बताओ, ये सीखने वाला चीज़ है। अब कोई भी हॉस्पिटल मना कर दे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा फिर। बट कोई भी हॉस्पिटल का मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग अभी लड़ाई कर रहे थे। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल का भाई बात सही है, पूरा खुद किया, सरकार ने कुछ लैंड नहीं दिया, सरकार ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, सरकार ने कुछ कंसेशन नहीं दिया, तो सरकार क्यों उम्मीद करेगी उससे? फिर कम से कम आपको लैंड देना होगा, आपको कंट्रीब्यूट करना होगा क्लिनिक में, तब जाके ना पब्लिक को देखेगा वो। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट हुआ, बोला कि ठीक है इस एक्ट में आप नहीं आओगे, आप छोड़ के बाकी सब आएगा, जितना भी सरकार कंट्रोल करेगी। और मान लो कि किसी का भी तबीयत खराब है, किसी को भी एक्सीडेंट हो गया और कोई क्लिनिक में गया ना कर दिया तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगा फिर। बट वो जो भी क्लिनिक हो वो सरकार के एक्ट के परव्यू के अंदर आना चाहिए। नहीं, कई लोग तो कई बार मना कर देता है। कई बार होता है कि भीड़ के वजह से कोई दूसरे रीजन के वजह से मना कर दिया उसको, ऐसा कई बार होता है। आप लीगल राइट्स दे रहे हो, आप उसको लीगल राइट, यू आर गिविंग द लीगल राइट्स, अब मना कर ही नहीं सकता है। बात समझे? वही एक्ट, प्रोटेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ पेशेंट्स टू एसेस इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज। और इससे क्या होगा तुम्हारा कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो और बेटर हो सकेगा। एंड राजस्थान ने ये कर दिखाया है, इज़ वेरी गुड फॉर द अदर स्टेट्स ऑल्सो। देखो इसलिए कहा जा रहा है कि ये लैंडमार्क राइट टू हेल्थ चीज़ है, समझे? हाँ, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में काम हो सकता है। जैसे देखो ओपीडी है ना, आउट पेशेंट्स जो होता है, आईपीडी इंटर पेशेंट जो होता है, कंसल्टेशन, मेडिसिन, टेस्ट, ट्रांसपोर्ट, प्रोसीजर, इमरजेंसी केयर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर डेजिग्नेटेड प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो सरकार के अंदर आता है, सब में प्राइवेट, सब में फ्री। ठीक है, कितना फ़ायदा होगा देखो सिटीजन को। इफ़ द पेशेंट डज नॉट पे द हॉस्पिटल आफ्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, नहीं दे पाया कोई बात नहीं, सरकार दे देगी। सरकार, गवर्नमेंट इज देयर टू पे यू, बस आप बिल बना दो अच्छे से, सरकार विल पे यू। समझ गए ना? ट्रीटमेंट विल बी गिवन इवन इफ पुलिस रिपोर्ट इज नॉट रिसीव। ये इंपॉर्टेंट, देखो कई बार होता है ना एक्सीडेंट हो जाता है तो हर समय पुलिस रिपोर्ट चाहिए होता है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले सेवा दो, बाद में पुलिस रिपोर्ट। बहुत अच्छा है, ये देखते हैं। बोलता है ना कई हॉस्पिटल मना कर देता है, ये तो पुलिस केस है, इसमें तो पुलिस इन्वॉल्व है, हाथ टूटा हुआ है, खून निकल रहा है, ये तो पक्का मारा पीटा होगा, पुलिस केस सही है। नो, बाद में पुलिस केस। राइट टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ट्रीटमेंट कैसा हुआ आपका, ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोटोकॉल्स हुए, वो भी इन्फॉर्मेशन तुमको मिल सकता है, पेशेंट को मिलने का अधिकार है। राइट टू चूज द प्लेस, हमको खुद प्लेस चुनने का अधिकार है, कहाँ हमको दिखाना है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं दिखाने के लिए। राइट टू सीक ओपिनियन अबाउट द ट्रीटमेंट, यस ओपिनियन लेना डॉक्टर से, वो भी आप ले सकते हो, मना नहीं कर सकता है डॉक्टर। एंड प्रोविजन भी है, रेडिएशन मैकेनिज्म के लिए प्रोविजन है कि दिक्कत हुआ किसी डॉक्टर से, किसी हॉस्पिटल से, तो रेडिएशन मैकेनिज्म जाकर वहाँ कंप्लेन करो, सरकार कमर तोड़ने के लिए बैठी हुई है। अच्छा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, एक स्टेट कर रहा, हो सकता है भगवान करे दूसरे स्टेट में भी फर्क पड़े। जिस हिसाब से बाबू, जिस हिसाब से ना एक्सप्लॉयटेशन है पेशेंट का, वो घटेगा। और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो हम देखते हैं 50-55% है, और आदमी एक ही बार बीमार होने के बाद बीपीएल कैटेगरी में चला जाता है, कहीं ना कहीं उसको राहत मिलेगा। समझे? देखो, प्रोविजंस ऑफ ऑटो अप्रूवल फॉर टाइमली पेमेंट टू प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेटली मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आपका जो पेमेंट है उसमें आपका वो नहीं, आदमी नहीं बैठा रहेगा वहाँ पे, वो अपने आप कट जाएगा। ऐसे दिखा दिए, कट गया। जैसे होता है ना कि वहाँ पे वो अधिकारी लोग बैठा रहता है, वो सब वो खाने के लिए बैठा रहता है बीच में, वो सब कुछ नहीं रहेगा, सब ऑटो मोड पे है, अपने आप पैसा कट जाएगा। आदमी को बैठाओगे तो करप्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। समझे? राइट टू गो सिविल कोर्ट, आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हो कोई गलत हुआ तो। एंड ऑल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्लस डेजिग्नेटेड प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन सब आरटीएच के अंदर आ जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक को छोड़ के, जहाँ पे सरकार कुछ कंसेशन नहीं दे रही है, सरकार कुछ सब्सिडी नहीं दे रही है, तो उसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा इसके अंदर। देखो, थ्रू द राइट टू हेल्थ द पीपल ऑफ स्टेट गॉट द लीगल गारंटी। देखो कितना फायदा है, लीगल गारंटी मिलेगा, कोई मना नहीं कर सकता है, लीगल राइट बना दिया गया। मोर एस्पेक्ट अबाउट आरटीएच राजस्थान। देखो लेजिस्लेशन क्या करेगा, इससे जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, क्योंकि अभी देखते हो 50 से 55% है, वो कम हो जाएगा, बहुत फायदा होगा।
और फ्रेमिंग मेडिकल सर्विस एज अ पब्लिक सर्विस रेदर देन अ व्हीकल फॉर मेकिंग मनी। पहले तो क्या था, पैसा बनाने का जरिया था। अब देखो तुम सिंपल देखो, किसी भी क्लिनिक में जाता है, बोलता है ना ब्लड टेस्ट लाओ, ई टेस्ट लाओ, वो टेस्ट लाओ, और दूसरा क्लिनिक का लेके आया तो कोई मानेगा नहीं। अब एक ही बार में मान जाएगा ये लोग, क्योंकि पता है कि इसका खुद मेडिकल डिवाइस बार बार यूज़ होने वाला है, ये खुद मान लेगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी सही सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही करेगा, गलत गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। जो जो टेस्ट चाहिए, जो उचित टेस्ट है, उसी के बारे में बात करेगा। दैट्स इट।